आदाब। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 4 माह के अंदर इंतखाबी अमल मुकम्मल करने का दिया हुक्म। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवामी और सियासी हलकों ने किया खैर मकदम। अवामी नुमाइंदगी की राह हुई हमवार। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में अहलिया नगर में काबीना का तारीखी इजलास मुनक्किद। अहलिया में नगर में मेडिकल कॉलेज के क़याम का फैसला। हिंद पाक कशीदगी के दरमियान मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रियासत में मॉक ड्रिल की तैयारियां। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। अदालत उज़्मा ने एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें हिदायत की गई कि ओबीसी रिजर्वेशन पर तनाज़ात की वजह से तकरीबन 2 साल से रुके हुए महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात को मज़ीद ताख़ीर के बगैर कराया जाए। अदालत ने रियासती इलेक्शन कमीशन को 4 हफ्तों के अंदर इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी करने और पूरे अमल को 4 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन का मुतनाज़ा मसला वही रहेगा जैसा कि बंटिया कमीशन की रिपोर्ट से पहले मौजूद था। बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र की बल्दियाती इंतखाबात के नतायज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा और दरख्वास्तों के फैसलों से मशरूत होंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। अमजद, अदालत ने एक बड़ा फैसला किया है और बगैर किसी देर के ये इलेक्शन कराने की जो है बात की है। क्या कुछ इस सिलसिले में महाराष्ट्र में खासकर बल्दिया इलेक्शन को लेकर सियासी पार्टियों में देखा जा रहा है? देखिए जी, साफ तौर पे मैं बता दूं कि ये जो फैसला आया ये ऐतिहासिक फैसला है। तकरीबन ये फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं जनता में भी खुशी की लहर और जो सियासी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं एक राहत की सांस लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी बल्दिया के चुनाव की बात कर ले, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव की बात कर ले, चाहे पंचायत राज्यों के चुनाव की बात कर ले, तो तमाम जो चुनाव है तकरीबन 3.5 साल से लेकर 5 साल तक का जो है यहाँ पर जो है चुनाव नहीं हुए, जिसको लेके कहीं ना कहीं जो सियासी पार्टी है उसके अंदर भी कशमकश देखने को नजर आ रहा था। क्योंकि बल्दिया चुनाव इस तरीके के होते हैं कि बल्दिया के अंदर जिसकी सरकार बनती है या बल्दिया के अंदर जिसके नुमाइंदे होते हैं वही आने वाले विधानसभा में भी कहीं ना कहीं जो है उसकी जो है बोली वाली बड़ी रहती है। अगर बात कर ले मुंबई बीएमसी चुनाव की, तो मुंबई बीएमसी के चुनाव तकरीबन 3.5 साल से नहीं हुए। और मुंबई बीएमसी की खाली बात कर ले तो 70,000 करोड़ के करीब जो है मुंबई बीएमसी का जो है वो बजट वो दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा महंगी बीएमसी जो है मुंबई है। लेकिन इसके अंदर जो सरकारी अधिकारी है वो कहीं ना कहीं बीएमसी को या नगर पंचायत या नगर पालिका को जो है वो चलाते हुए नजर आ रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। उसने उनका साफ तौर पे ये कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन है, संविधान के कहीं ना कहीं खिलाफ है। क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जरूर होनी चाहिए और चुनाव के अंदर हर लोगों को जो है हिस्सेदारी जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि बीएमसी सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कह रहा था कि जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है वो आने वाले वक्त के अंदर सुना जा सकता है, लेकिन जो चुनाव है उसे किसी अमजद जी, लेकिन महाराष्ट्र अमजद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो मसला है बंटिया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वही रहेगा जो पहले से है। क्या मतलब इसका? जी बिल्कुल, अगर 2022 का बात कर ले, 2022 का जो ओबीसी का आरक्षण का जो मुद्दा था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि जो नोटिफिकेशन आया है, जो तमाम चीजें वो 2022 की तरह ही इंप्लीमेंट होगी। हालांकि इसके बाद भी जो सुनवाई है वो जारी रहेगी, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस वजह से जो है चुनाव के अंदर ताखिर वो नहीं की जा सकती, क्योंकि चुनाव जो है काफी जमाने से नहीं हुआ है। मुंबई की अगर बात करूँ, मुंबई में 3-3.5 साल से जो है बल्दिया चुनाव जो है वो नहीं हुए। औरंगाबाद में तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, वहां पर बल्दिया चुनाव जो है वो नहीं हुए। तो ये तमाम राज्यों के अंदर, ये तमाम जो स्टेट है वहां पर जो बल्दिया चुनाव नहीं हुए, जैसे पूना हुआ, नासिक हुआ, नांदेड़ हुआ, औरंगाबाद हुआ, जालना हुआ, अकोला हुआ, मुंबई हुआ। अमजद, इस ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस जो है तंबी के बाद क्या पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरह की खलबली देखी जा रही है? यहाँ से क्या इस सिलसिले में जोड़ तोड़ होगी?
बिल्कुल, अगर बात कर ले तो बीएमसी चुनाव को लेके कहीं ना कहीं देखिए, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, नासिक, नागपुर, तमाम जो बल्दियां, ये काफी ज्यादा बड़ी बल्दियां है, क्योंकि ये वो तमाम सियासी पार्टी जानती है कि यहाँ पर हमारी नुमाइंदगी ज्यादा से ज्यादा हो और कहीं ना कहीं बीएमसी और नगर पंचायत और नगर पालिका के ऊपर कब्जा होगा, जी। तो आने वाले विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर उसके इनको जरूर असरात फायदा होंगे। होगा। जी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो तमाम सियासी पार्टी है वो कमर कस ली है। हालांकि 4 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाए और बिल्कुल। 4 से 6 महीने के अंदर जो है तमाम राज्यों, तमाम जो स्टेट है वहां पर जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो चुनाव है वो करा लिए जाए। जी। तब देखना ये होगा कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है किस तरीके की तैयारी करता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करता बिल्कुल, है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 6 महीने के अंदर ये इंतख़ाबात किसी हालत में करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से ये बात सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। है कि लोकल बॉडीज का चुनाव 4 महीने में, आप लीजिए नोटिफिकेशन निकालो। जब हम बार बार ये बोल रहे थे कि लोकल बॉडीज का चुनाव होना जरूरी है, लोकल बॉडीज में ही लोगों का ज़्यादा संपर्क और काम रहता है, शहरों का काम होता है, गांव का काम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 4 महीने के बाद चुनाव करिए। बारिश का दिन है, पूरे महाराष्ट्र में तो माहौल होता है पूरा बारिश और त्योहार का माहौल होता है, त्योहार का भी माहौल होता है। अब चुनाव उसमें हो रहा है, लेकिन हम तैयारी है, हमारी युद्ध सराव हमारा हो गया है, पहले से चल रहा है। राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय आया है उसके ऊपर राज्य सरकार एफिडेविट देंगे। अभी वो कौन से पद्धति से एफिडेविट दे रहे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण होएगा क्या, ओबीसी को लेके होगा क्या, और फेर आरक्षण तो होगा ही, क्योंकि ओबीसी को अंदर लिया तो फेर आरक्षण 100% है। बॉर्डर बदल रही है क्या, तो वो अपील देने के बाद कोर्ट क्या कहता है और राज्य सरकार क्या है करते हैं तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानब से महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाने का जो हुक्म आया है उसका अवामी और सियासी हलकों में खैर मकदम किया जा रहा है। इस मामले में एमआईएम लीडर और साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद खादरी का कहना है कि देर से ही सही मगर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले की वजह से अवामी नुमाइंदगी की राह हमवार होगी और अवामी मसाइल को उठाने में मदद मिलेगी। एमआईएम लीडर ने मजीद कहा कि पिछले 5 वर्षों से एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर की जानब से डिक्टेटरशिप जारी थी, अब इसका खात्मा मुमकिन है। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि लोकशाही के ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने निर्णय दिया, क्योंकि ये सरकार का मंशा नहीं था यहाँ इलेक्शन लेना चाहिए। ये सरकार को लोगों से लेना देना नहीं है, ये सरकार पूरे लोगों को तकलीफ़ देने का काम ये 5 साल में कर रही है। और ये औरंगाबाद शहर में यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा मसला है, और जब से ये इलेक्शन प्रशासक आया यहाँ पर, यहाँ हिटलरशाही चल रही है और यहाँ लोगों को 15-15, 20-20 दिन पानी नहीं है, लोग परेशान है पानी के लिए। और ये प्रशासक को, यहाँ के कमिश्नर को, ये लोग जनता से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 4 महीने के अंदर लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात किया जाए, ये फैसला बहुत शानदार फैसला है, बल्कि अवाम के हक़ में फ़ैसला है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से इंतखाबात ना होने के सबब आम लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और जिसकी तकलीफ़ का एहसास आम लोगों को है, क्योंकि हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर था, अपनी मनमानी कारोबार इंतज़ामिया कर रहा था। बॉडी ना होने के सबब लोग बहुत परेशान भी थे। औरंगाबाद शहर में जैसे जहाँ पर महीने में 2 वक्त और 3 वक्त पानी आ रहा है, क्योंकि बॉडी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना जैसे हालात में कोई पूछने वाला नहीं था। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल से जो है तो पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है तो आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है और बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इस वक्त ऑफिसर्स अपनी मनमानी के हिसाब से जो है तो महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, ज़िला परिषद, जहाँ जहाँ बॉडीज़ नहीं है, ये सारी जो है तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है तो आवाम को ज़रूर हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा फ़ैसला
ये बोलकर दिया कि आने वाले 4 महीनों में आपको इलेक्शन लेना है। अभी अभी खबर जो आ रही है उसके मुताबिक यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज इलेक्शंस के लिए सख्त रवैया अपनाया है। मैं समझता हूं ये आम आवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है। साथ ही साथ ये कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शंस अनाउंस हो जाने चाहिए और 4 महीनों के अंदर अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव भी हो जाने चाहिए। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में अहल्यानगर में एक तारीखी रियासती वज़रा काउंसिल का इजलास हुआ। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। चौंडी में अहल्या देवी होलकर की यादगारी जगह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करोड़ों के फंड्स को मंजूरी दी गई और अहल्यानगर में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम का भी फैसला किया गया। काबीना की मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींना विशेषतः त्यांनी परकीयांच्या आक्रमणामुळे संपूर्ण भारतामध्ये जी आमची श्रद्धास्थानं त्या ठिकाणी नष्ट करण्यात आली होती त्याचं पुनरुज्जीवन करण्याचं काम हे अहिल्या मातांनी केलं आणि म्हणूनच आज या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी चोंडीला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतीस्थळ याचं जतन व संवर्धन करण्याकरता 681 कोटी रुपयाचा आराखडा हा मान्य केलेला आहे आणि यातून विविध प्रकारची कामं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला ने तमाम रियासतों को हिदायत की कि वह बुध 7 मई को मुख्तलिफ हंगामी हालात से निपटने के लिए फ़र्जी मशक़ें करें। शहरी दिफा की मशक़ 259 मकामात पर मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें मुंबई और दिल्ली समेत मुल्क के 244 नामज़द शहरी दिफाई अज़ला पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मॉक ड्रिल्स के दौरान उठाए जाने वाले इक़दामात में फ़ज़ाई हमले के वार्निंग सायरन को फ़ाल करना, शहरी दिफा के मुख्तलिफ पहलुओं पर शहरियों को तरबियत देना ताकि वो दुश्मन के हमले के दौरान अपनी हिफाजत कर सके और बंकरों की सफाई शामिल है। तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के मुंतज़मीन को लिखे गए ख़त में कहा गया कि दीगर इक़दामात में क्रैश ब्लैक आउट के इक़दामात, अहम प्लान्स और तनसीबात को दुश्मन की नज़रों से छुपाना और इनखला के मनसूबों को अपडेट और मश्क करना भी शामिल है। अभी एनडीआरएफ का रोल डिफाइन नहीं हुआ है। जो भी एसडीएमए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें कन्वे किया जाएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे और उस काम के लिए हमारी प्रिपरेशन है। वेल इक्विपेड हमारी टीम्स हैं। अभी हमारी 3 टीम मुंबई के लिए हैं, तो जो भी गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार हम काम करेंगे, रेस्पॉन्स होगा। मॉक ड्रिल के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से मॉक ड्रिल होता है, क्या कहेंगे? मॉक ड्रिल किसी प्रकार यदि अर्थक्वेक की सिचुएशन होती है तो उस टाइम सिविल अथॉरिटी का क्या काम है, एनडीआरएफ का क्या काम है, एसडीआरएफ का क्या, सभी का जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक तरह से अभ्यस्त किया जाता है। यानी कि एक सिनेरियो ऐसा बनाया जाएगा कि आप रियल सिनेरियो को कोरिलेट करके बनाया जाएगा। उस टाइम में आप अपनी ट्रेनिंग एनहांस, इक्विपमेंट इनहांस के लिए काफी अच्छी तैयारी कर लेते हैं और रियल सिनेरियो में इसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। सिविल डिफेंस एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें वॉलंटियर्स वगैरह हमेशा से ट्रेंड और उपलब्ध रखे जाते हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस है, इसकी मुख्य जवाबदारी होती है लोगों को, वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना और उनको जरूरत के हिसाब से अवेलेबल करना। तो अभी तक 2010 के बाद से सिविल डिफेंस की जो मुख्य जवाबदारी थी, जिसमें कि युद्ध की परिस्थिति हो या युद्धजन्य परिस्थिति हो, तो उसमें वॉलंटियर्स को प्रोवाइड करना मुख्य जवाबदारी थी। 2010 के बाद इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एस्पेक्ट जोड़ दिया गया। तो अभी डिजास्टर्स वगैरह की स्थिति में जैसे कि बाढ़ आ जाए या फिर साइक्लोन वगैरह आ जाए या कहीं पे और इस तरह की दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हो, तो उस समय हमारे रियासती वजीर योगेश कदम ने कहा कि मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रियासत में मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुतल्लका महकमों को इस हवाले से ज़रूरी अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
जो भी इंस्ट्रक्शंस है मॉक ड्रिल से कुछ तरीके होते हैं उस हिसाब से मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं। तो जो भी उसमें एडिशनल इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके हिसाब से मॉक ड्रिल की जाएगी। तैयारी करने के लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स चुने गए हैं, उनको तैयारी करने के लिए कहा गया। आज ही सुबह सेंटर के सामने वीसी भी हुई है और वीसी में जो भी डिसीजन। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में आज मॉक ड्रिल का अहतमाम किया गया। मुंबई के दादर इलाके में वाक़ कबूतर खाने के पास सुबह 9:30 बजे के करीब सायरन बजाया गया। डिसलवा स्कूल के पास सायरन बजाया गया। सायरन की आवाज़ सुनकर लोग चौकस नजर आए। पहलगाम वाक़े के तनाजुर में मुल्क में पैदाशुदा सूरत हाल पर संजय राउत ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन तलब किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सियासत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाइए, हमारी ये मांग पहले से रही है, बातचीत करिए। जरूर देश संकट में है, देश युद्ध स्थिति में है, तो हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। देश की संकट की घड़ी में हम राजनीति नहीं करेंगे, यह हमारा वचन है। लेकिन जो परिस्थिति देश में पैदा होगी देश के अंदर, वो संभालने के लिए देश के गृहमंत्री काबिल है या नहीं, उसका खुलासा होना चाहिए। अब तक 10 साल में देश में जो स्थिति पैदा हुई है, जो अराजक पैदा हुई है, उसके लिए देश के गृहमंत्री जिम्मेदार हैं। तो आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे, सरकार में बदलाव करने पड़ेंगे। जब लल्लू पंचू जो बैठे हैं ना आपके चमचे, उससे युद्ध के बाद की स्थिति कंट्रोल नहीं होगी। आपको शायद राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़ेगी, नेशनल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं और मेरे चेले चपाटे देश को संभालूंगा युद्ध के बाद, ये नहीं होता है। एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी युद्ध के बाद, उस समय, और सबको साथ लेकर युद्ध स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से धमका रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, ये पुतिन तो बहुत दूर है, जापान भी बहुत दूर है, हमारे बॉर्डर पर चाइना है। ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े थे। चाइना हमारा दुश्मन है, दो दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। तो ये स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमंत्री को भाजपा की सरकार नहीं चलानी है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से मुताल्लिक राहुल गांधी के हालिया बयान पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार के लिए हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा की है, जबकि मोदी हुकूमत सबको साथ लेकर चल रही है। के बाद कांग्रेस पार्टी ने गलती मानने की है और अभी एक ये गलती कांग्रेस पार्टी मानने को क्यों रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की है, हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने का काम किया, मुसलमानों को सपोर्ट करने के नाम पर समाज में फूट डालने का काम किया। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है और इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से कांग्रेस पार्टी सरकार में रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, और हम यहाँ के माइनॉरिटीज को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं। जरूर वो मोदी जी के खिलाफ बातें होती रहती है। मैंने हमेशा पहलगाम हमले के तनाजुर में हिंद पाक के बीच कशीदगी में इजाफा हो गया है। इसी मामले पर एनसीपी एससीपी ने हुकूमत से तमाम वुज़रा और लीडरों की सिक्योरिटी वापस लेने की अपील की है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी ड्रिल का आदेश दे चुके हैं। मुझे लगता है और मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि महाराष्ट्र के पुलिस विभाग ने जिन जिन नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा देकर रखी है उनकी कम करनी चाहिए। जिन नेताओं को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है उनकी सुरक्षा निकाल देनी चाहिए और जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसको नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शिवसेना के लीडर शाहना इंसी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में पाकिस्तान से किए गए सख्त सवालात का हवाला दिया।
प्रधानमंत्री मोदी जी के रिश्ते पुतिन जी के साथ हमेशा बेहतरीन रहे हैं और हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने खुलेआम कहा कि भारत के साथ वो खड़े हैं आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, और ये पूरा जो टेररिज्म का भय है पूरे देश में, जहां पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने भी एको किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन हैज ऑफर्ड कंडोलेंसेस एज वेल एज हिज होल हार्टेड सपोर्ट टू इंडिया इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये श्रेय जाता है प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने हमेशा रिश्ता बनाया है रशिया के साथ और आतंक में इस जंग। मस्जिद के सरपंच अंजहानी संतोष देशमुख की बेटी ने 12वीं जमात का इम्तिहान पास किया। एमपी सुप्रिया सुले ने फोन करके मुबारकबाद दी। कुछ दिन पहले संतोष देशमुख का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। आज भी संतोष देशमुख के कत्ल का मामला महाराष्ट्र की सियासत को गरमा रहा है। संघर्ष केलाय आणि एवढे मार्क पडले, किती कौतुक केलं तरी कवी मला सुद्धा खूप खूप सार्थ अभिमान। थँक्यू ताई, and I'm very sorry about what has happened, really. पवित्रा पोर्टल के जरिए बर वक्त कार्रवाई न करने की वजह से जलगांव उर्दू टीचर की तकरीबन 50 पोस्टें खाली हैं। इससे जिला परिषद की लापरवाही सामने आई। एकता तंजीम ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। तहरीरी दरख्वास्तों के बावजूद जिला काउंसिल के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर और अहदेदारों ने ये मालूमात अपलोड नहीं की। बेरोजगार असातिज़ा के मुंबई में वज़ीर आला के दफ्तर का घेराव करने के बाद हुकूमत ने 3 मई को हुक्म दिया था कि खाली असामियों के लिए फौरी असर से 5 मई तक इश्तिहार अपलोड करें। नागपुर डीआरआई ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से चीते की खाल के 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया। एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर डीआरआई ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक होटल पर छापा मारा और चीते की खाल स्मगल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक जंगली जानवर का सींग भी कब्जे में लिया गया। तफ्तीश से मालूम हुआ कि स्मगलर उसे करोड़ों रुपए की में फरोख्त करने का मंसूबा बना रहे थे। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।